क्वेश्चन बेटा देखो, पहला क्वेश्चन, इफ s इज इक्वल्स टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के एंड में पोजीशन बताओ, वेलोसिटी बताओ एंड एक्सेलरेशन बताओ। बेटा s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आपको किस टाइम में बतानी है, जब t को आपको 2 सेकेंड लेना है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 2, ये हो गया 18 माइनस 12 दैट विल गिव यू 6। ये आ गई पोजीशन। अब सेकंड कहता है पोजीशन पता है तो वेलोसिटी बताओ। अब तुमको एक फॉर्मूला जो नहीं आता है, जो मैं तुमको बता देती हूँ बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। भाई आपने, मैंने जैसे आपको बोला 0 से 2 सेकंड में आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो आपकी पोजीशन जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको ही तो वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टाइम जिसमें हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को, फिजिक्स की क्वांटिटी है वेलोसिटी एक्सेलरेशन, जिसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। ये इसका एक्चुअल यूज है डिफरेंशिएशन का इन फिजिक्स। तो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है उसको dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, तो क्या आएगा, इसका हो जाएगा 2 बाहर d अपॉन डी टी टी क्यूब, 3 बाहर d अपॉन डी टी टी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2d अपॉन डी टी। बेटा t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 इंटू टी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू टी, और ये हो गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अगर सबको डिफरेंशिएशन याद है तो 2 3 जा 6। अब वेलोसिटी फिर से कौन सी सेकंड पे, 2 सेकंड पे, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 दैट विल गिव यू 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, और ये 12 विल गिव यू 12 मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चों, आता है क्या समझ में? यस चिराग, खुशी, इज दिस क्लियर? आ रहा है क्या समझ में? हाँ लिखो। बढ़ूं आगे, लिख लिया है? हाँ जी, क्लियर है क्या चिराग, खुशी, हितेश बेटा? अगर अब आप इसको एक्सेलरेशन देखते हो, क्लियर है बेटा? एक्सेलरेशन, अब जरा एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते थे? एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला ही क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भैया अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे। दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। तो अब वेलोसिटी बेटा आपकी कितनी है, d बाय डी टी ऑफ 6t स्क्वायर माइनस 6t, है ना, पूरे में से 6 कॉमन, d अपॉन डी टी ऑफ t स्क्वायर, d अपॉन डी टी ऑफ t। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2 t, और ये इसका डिफरेंशिएशन 1, 0 मत कर देना, 1। ठीक है, तो फिर से अब 2 t की वैल्यू 2 पुट करोगे एक्सेलरेशन के लिए, तो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, माइनस 1 विल गिव यू 23। यस, दिस इज हाउ यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस। अब आ गया है क्या समझ में? आ गया है क्या समझ में? बताना बेटा, क्लियर है क्या? क्लियर है? हितेश को दिक्कत आ रही है? वेलोसिटी ये लिखी थी, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है।
इस फॉर्मूले में आपने 2 सेकंड पुट करके सॉल्व कर लिया, तो वेलोसिटी ये भी वो यहाँ पे पुट करिए। चिराग, खुशी, बताओ बच्चों आगे बढ़ने के लिए। हाँ बोलो, खुशी बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो खुशी बेटा। मैम 60 है ना, 60 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर माइनस 60, हाँ बिल्कुल यही है। तो मैम माइनस 6 आएगा ना? माइनस, हाँ यस बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा। मैंने 6 ये पूरा कॉमन ले लिया था, मिस्टेक तो मैंने यहाँ पे कर दी। वैसे तो मैंने 6 कॉमन ले लिया था, 6 बाहर आ गया तो यहाँ पे आया 2t माइनस 1। तो इसको पुट करोगे 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 2 से 4, 4 माइनस 1 इज 3, 6 इंटू 3। वेरी गुड खुशी, मिस्टेक निकालने के लिए 18 आएगा। ठीक है 18 मीटर पर सेकेंड। आपका डिस्टेंस इन्होंने बताया है मीटर में लिया और टाइम सेकेंड्स में, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज पुट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जरूर लगाएंगे सारे बच्चे, है ना। बढ़े आगे, अब क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे? आज बहुत सारे क्वेश्चन ही कराऊंगी डिफरेंट टाइप के, आज टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इज दिस क्लियर बच्चों? मैं कर दूं ना, वैसे तो मैं कर चुकी। चिराग आ रहा है क्या समझ में? यस मैम। चलिए अब ये शीट आप ट्राई कर लेना, मैं सब में थोड़ी थोड़ी हिंट दे देती हूँ जिससे कि आप खुद कर पाओगे। द एरिया ऑफ अ ब्लॉट लिखा, ब्लॉट ऑफ इंक इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर टाइम t a इज इक्वल्स टू, कितना दे रखा है, 3r स्क्वायर प्लस t/5 प्लस 7। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया आफ्टर 5 सेकेंड। बेटा एरिया इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब तुम देखोगे मैम ये r3, r इधर रेडियस होगा, रेडियस किसी भी ब्लॉट ऑफ इंक का कांस्टेंट होता है। अगर r भी कांस्टेंट 3 भी कांस्टेंट, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, समझ रहे हो। मतलब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, फिर t का डिफरेंशिएशन कर लेना, फिर ये आ गया। हिंट दे दिए, खुद करोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, फाइंड पोजीशन एक्सीलरेशन। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बट डिफरेंट वैल्यूज, तो ये खुद करोगे। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है। यू कैन सी थीटा इक्वल्स टू क्या है, t स्क्वायर अपॉन 40 प्लस t/5। मतलब थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टाइम डिपेंडेंट, टाइम के साथ साथ थीटा चेंज हो रहा है। सो कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी। तो जिनको एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पता, ओमेगा रिप्रेजेंट एंगुलर वेलोसिटी, 9th में हमने मोशन में देखा था एंड में, बट नहीं पता कोई बात नहीं। दिस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या समझ में आ गया है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए थीटा को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? दिस इज फिजिक्स, जिसको हम डिफरेंशिएशन को फाइनली यूज कर रहे हैं फिजिक्स में। नेक्स्ट सिंपल इंटीग्रेशन है जो आप कर लेंगे और फिर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाओ। शैल आई मूव फॉरवर्ड, टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। हिंट लिख लिया है आप लोगों ने? हिंट लिख लिए? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी कॉपीज आज चेक करके तुम्हें मार्क्स भेज दूंगी। सुनेंगे बेटा, लास्ट क्लास में हमने आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकाले थे अपने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के। कोई बच्चा क्लास में जिसको डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशंस में और यूनिट में कंफ्यूजन हो रहा हो, जैसे कि अगर मैं मास लिखती हूँ बेटा, मास की यूनिट तो होती है केजी, ये तो इसकी यूनिट है, बट इसके डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन को बेटा आप लिखते हो कैपिटल M। मतलब मास का यूनिट और डायमेंशन दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेंथ,
तो लेंथ की यूनिट तो होती है मीटर, बट डायमेंशन होते हैं एल। तो यस, यूनिट एंड डायमेंशन आर टू डिफरेंट थिंग। क्या हर फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट होती है, क्या उसकी डायमेंशन भी होती है? यस हितेश, गर्दन जल्दी से ना हिल तो गई है, बट आई होप यू नो द आंसर। हमने एंगल और सॉलिड एंगल की बात करी थी। बेटा अगर आपने एंगल और सॉलिड एंगल हमारी क्लास में डिस्कस किया था हमने, आपको याद हो एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टीरेडियन, ठीक है? बट इन दोनों का डायमेंशन नहीं होता है। इट डजंट हैव, both the two quantities do not have any dimension, they are dimensionless quantities, ठीक है? तो इससे हमको ये पता लगा, if there are certain quantities which have unit but they have unit but they do not have dimension formula, ठीक है? डायमेंशंस उनकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये मैंने तुमको लिखवाया था, टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिनकी यूनिट है बट इनकी क्या नहीं है, डायमेंशन नहीं। ठीक है बच्चों, टॉपिक में आगे बढ़ा जाए। आज तुमको नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज बहुत सारे न्यूमेरिकल और टॉपिक्स ऐसे बढ़ते जाएंगे अपन आगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा क्या कहता है, सुनेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, जब आप किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज, पहले समझ लो, दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको ऐड करते हो वो या सब्ट्रैक्ट करते हो, वो वही दो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनकी यूनिट सेम होती है। इसका क्या मतलब है? 2 kg को 5 सेकेंड में ऐड नहीं कर सकते, 3 kg को 4 न्यूटन से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो द फिजिकल क्वांटिटीज which have the same magnetic units, same dimensions, same dimension, जिनकी सेम यूनिट होती है, जिनका सेम डायमेंशन होता है, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस रूल को लिखेंगे, फिर इसको हम न्यूमेरिकली यूज करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल करते हैं इस रूल को यूज करके। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। The dimension of each term in an equation must be same। पहले तो इसको सिखा देते हैं, must be same। प्रूव करें इसको, चलो इसको प्रूव करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये पहली स्टेटमेंट कह रही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, कि अगर 2-3 टर्म्स है एक इक्वेशन में, उन सारी टर्म के डायमेंशन सेम होने चाहिए। ये फॉर्मूला आपका बहुत जाना पहचाना है। यस, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। हाथ रोक के एक बार समझ लो इसको। v के डायमेंशन क्या होते हैं? l t माइनस, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। u के डायमेंशन क्या होते हैं? l t माइनस। एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं? एल टी माइनस 2, और इधर टी एक और है, t1। क्या आ जाएगा फिर से डायमेंशन फॉर्म में? एल टी माइनस 1। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं, ये सही है। क्यों? क्योंकि इधर दो ये टर्म्स कहलाती है मैथ्स में। इसको टर्म 1 बोलते हैं, इसको टर्म 2 बोलते हैं, और ये पूरा एक एक्सप्रेशन है या एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में 3 टर्म है, 1 2 3। क्या सबके डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है? यस। सो द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। क्या ये बात क्लियर है? लिखो, अगर ये एग्जांपल लिखना है तो लिखो। अगर ये एग्जांपल लिखना है तो लिखो बेटो। डन? चिराग समझ में आया? हाँ लिख लो। तुम्हारे स्कूल में जब भी चाहे खुशी के हो एग्जाम, हितेश के हो,
चिराग के। बेटा आप लोगों का रिजल्ट ही बच्चों को इधर आने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है, और आपका फ्यूचर भी बनाएगा। सबसे पहले तो आप अपना फ्यूचर बनाओ, ठीक है, आपका फ्यूचर बनेगा तो इनडायरेक्टली मेरा भी बन जाएगा। तो आई वॉन्ट कि तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, मैं अपनी मेहनत में कमी छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। चलो लिख लिया है। दूसरा पॉइंट क्या है, वी कैन ऐड एंड सबट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी। वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज। वो चीज तो मैंने पहले लिख दी थी, 4 न्यूटन में 2 सेकेंड्स को ऐड नहीं कर सकते, बट 4 न्यूटन में 2 न्यूटन को सबट्रैक्ट जरूर कर सकते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटीज मतलब समझ में आता है, फोर्स और फोर्स सेम फिजिकल क्वांटिटीज। चलो अब चालू करते हैं हम इस पे धड़ाधड़ क्वेश्चन करना, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे विद द न्यूमेरिकल्स। वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, लिख लेना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपके बोर्ड पे क्या आ रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन 1, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के डायमेंशन निकालो। v वेयर इक्वेशन क्या दे रखी है, b इज इक्वल टू a प्लस बी टी। v इज इक्वल टू a प्लस बी टी। मैं कर रही हूँ, मेरे साथ देखेंगे, है ना। देखो जरा डायमेंशन, मैं डायमेंशन को DIM लिख रही हूँ क्योंकि बहुत बार लिखना पड़ेगा। डायमेंशन ऑफ v शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a। क्या बोलते हो, अरे क्या बोलते हो, a और b वो फिजिकल क्वांटिटीज है, हमको बता नहीं रखा, जब भी तो उनका डायमेंशन है, ठीक है। तो v की डायमेंशन क्या है, LT-1, ये ही y एक ही होगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इन दो चीज को ऐड कर रहे हैं तो इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही v का होगा, तो इसका मतलब a और v का तो सेम ही होना चाहिए, ठीक है। अब bt की बात कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ bt, b इंटू t शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, ठीक है। v वेलोसिटी इधर, वेयर v स्टैंड फॉर वेलोसिटी, ये क्वेश्चन में दे रखा है, v इज वेलोसिटी। सो b t में b के डायमेंशन नहीं पता, टाइम तो t है, t के टाइम का डायमेंशन t है, v कितना आ गया LT-1, t नीचे चला जाएगा तो LT-2। अरे बेटा ये b इक्वल टू u प्लस at आपकी इक्वेशन है, वेयर a इज u इनिशियल वेलोसिटी एंड b इज एक्सेलरेशन। देखो b की यूनिट कौन सी आ रही है, फिर डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन वाला ही तो आ रहा है, ठीक है। तो ये डायमेंशनल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आपने a और b के डायमेंशन निकाल दिए। दिस क्वेश्चन यू विल गेट इन योर पेपर। अब ऐसे हम और करवाएंगे आपको, अब लेवल बढ़ाएंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन, हाँ जी, तीनों बच्चों को क्लियर है, यस मैम। हाँ, स्पीड बढ़ाना बेटा, लिखने की स्पीड और समझने की, हाँ? बढ़ूं आगे। फिर से फाइंड द डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब प्लस ई प्लस टी, ठीक है। देखो जरा x क्या है, डिस्टेंस है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, स्मॉल x डिस्टेंस और स्मॉल t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो तुमको समझ में आ गया होगा डायमेंशन ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a, ये तो एज इट इज हो जाएंगे, तो ये तो हो गया l इक्वल्स टू a के भी डायमेंशन। अब
dimension of x should be equals to dimension of BT, L, B, T, तो B की क्या आ गए L T minus 1. Dimension of x should be equals to dimension of CT square, L C T 2, तो C के आ गए L T 2 T minus 2. अब इधर आओ, इधर देखो जरा बेटा, E को T से ऐड कर रहे हैं, कौन सी क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को, तो इसका मतलब E की क्या डायमेंशन होने चाहिए बताओ, चार्ट विंडो पे बताओ E के क्या डायमेंशन हो रहे हैं अगर E टाइम से मल्टीप्लाई ऐड हो रहा है तो। अरे जब E को T से ऐड कर रहे हो तो सेम यूनिटी तो होंगी बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा है हितेश? हाँ जल्दी जा रही हूँ क्या? डायमेंशन ऑफ E शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ T, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना है, यही तो कंसेप्ट समझ रहे हैं हम, है ना? तो E का डायमेंशन कैपिटल T है, क्लियर है? अब फाइनल, अभी मैं रुक जाऊंगी फिर आप लोग देखना, पहले कॉपी मत करो, समझ लो। डायमेंशन ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ dt क्यूब अपॉन E प्लस टी, तो इसके हैं L बेटा, D के निकालने हैं, ये है T क्यूब और नीचे क्या है T, ये ऊपर चला गया T स्क्वायर, तो D के क्या आ गए L T माइनस 2, सॉल्व कर लेते हैं, यही आएगा। अब तुम तसल्ली से लिखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको करने को दूंगी। लिखो जरा, लिखो बच्चों, शीट दे दूंगी नेक्स्ट जो तुम परसों की क्लास तक कर लेना, है ना? परसों की क्लास से पहले खूब सारा होमवर्क मिला करेगा बेटा। आराम से समझ लो, पूरा समझ लो और मुझे चैट विंडो पे बता दो कि आ गया समझ में। शीट दे दूंगी, उसमें भर भर के क्वेश्चन तुम कर लेना। चिराग, जब मैं डायमेंशन बोलूँ ना तो डायमेंशन बताया करो, यूनिट मत बताया करो, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड डायमेंशन, है ना? ओके मैम। हाँ, जैसे तुमने सेकंड लिखा है तो सेकंड की जगह टी लिखते। हो गया, ये लिख रहे हो अभी? इज दिस क्वेश्चन डन? मैम 1 सेकंड। हाँ ठीक है, 1 सेकंड वेट कर लेती हूँ। डन, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे बढ़िया बढ़िया लाए हैं, आपका दिमाग खोलेंगे अच्छे से और फिर अच्छे क्वेश्चन का होमवर्क देंगे आपको। होमवर्क में बिल्कुल भी जी मत चुराना, जिस दिन होमवर्क मिले उसी दिन करने की कोशिश करनी है। रिवीजन का तुम्हें एक पैटर्न बता ही दिया है, वो फॉलो करना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A by B where P is equals to A minus T square upon Bx, where P stand for pressure, X stand for position and T stand for time। ठीक है, A by B के रेशियो के डायमेंशंस बताने हैं और आपको Px की बता दिया क्या क्या होता है। बेटा 9th क्लास में हमने प्रेशर पढ़ा था, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, तो फोर्स के अगर डायमेंशन याद हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, mLT -2,
और एरिया होता है L2, तो इधर से आ जाएगा ML-1 T-2। ठीक है, आ रही बात समझ में? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से A के डायमेंशन मिल ही गए होंगे। डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर, क्या बोलते हैं? ठीक है, सो A के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? T स्क्वायर। अब इधर आ जाओ B के निकालने के, डायमेंशन ऑफ प्रेशर M, डायमेंशन ऑफ P should be equals to dimension of A minus T square upon Bx, M L minus 1 T minus 2, A minus T square मतलब यही तो डायमेंशन आएंगे T स्क्वायर। ये पता है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी को सबट्रैक्ट करके यूनिट तो वही रहती है, 2 मीटर को 1 मीटर से सबट्रैक्ट करोगे 1 मीटर आएगा, तो सेम डायमेंशन Bx B इंटू L। अब इसको रिजॉल्व कर लो तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L ऊपर चला गया, L और L मर जाएंगे, T स्क्वायर नीचे आ जाएगा, उसके बाद जाके T की पावर 4 हो जाएगी। आपको A बाय B निकालना है, A के यूनिट को B की यूनिट से डिवाइड कर लेना। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है, स्पीड इज इट फाइन? हाँ, हो जाए तो डन मैम डाल देना। हो जाए तो डन मैम। हो गया, चलो देखते हो। हाँ देखो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। अगर देखो पहले समझ लिया होता है तो अपन को बाद में सिर्फ कॉपी करना होता है, तो कॉपी में समझने का मत किया करो। अब अपना वो 10th वाला क्राइटेरिया नहीं पड़ेगा, चलेगा कि समझ समझ के लिखो। पहले समझ लिया, आप कॉपी कर लो। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपन को, खूब सारा पढ़ने का है। खुशी लिख लिया बेटा? रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, छूट जाए तो वापस देख लेना। छूट गया? लिख लिया? कॉपी हो गया पूरा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा in P equals to P naught e to the power minus alpha T square। फिर where P, हाँ ठीक है। अब इधर ये एक पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट इसका ले लो, बीटा इन P is equals to alpha by beta where e to the power minus alpha z upon k theta। ठीक है, where P is pressure, Z is distance, theta is temperature, K is Boltzmann constant। ये आपको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी यूनिट में अभी आपको बता देती हूँ, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू केल्विन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? आओ, इधर कैसा दे रखा है? P equals to P naught e to the power minus alpha T square।
बेटा आप e की पावर क्या लिखते हो, e टू द पावर x लिखते हो, है ना। ये आपने देखा e की पावर माइनस एक्स, ऐसे कुछ दे रखा है ना बेटा। ये x क्या होता है, एक नंबर होता है। x होता क्या है, एक नंबर ही तो होता है। अगर तुम बोलोगे मैम e टू द पावर log x दे रखा है तो log x को सॉल्व करके भी तो एक नंबर ही आएगा। e टू द पावर sin थीटा दे रखा है, sin x दे रखा है तो sin x को भी सॉल्व करके एक नंबर ही आएगा। तो हर बार जब भी e की पावर चढ़ रही है, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जब भी e की पावर चढ़ रही है तो e की पावर विल बी एनी नंबर, नॉट एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट इज जस्ट अ नंबर, और एक नंबर की यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो e की पावर कुछ भी लिखो, कहीं भी लिखो, उसकी यूनिट नहीं होती है, नंबर की यूनिट इज जीरो। सो e की पावर समथिंग, e टू द पावर समथिंग जो भी लिखते हो, वो समथिंग क्या होता है, समथिंग इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, वो सिर्फ एक नंबर होता है। तो अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, भाई t को आप लिख लो टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो ही लिखोगे ना, तो अल्फा की यूनिट जीरो आ गई है। ठीक है, अल्फा की यूनिट जीरो आ गई है। क्लियर है क्या, बीटा की जीरो नहीं आएगी। क्लियर है ये बात। यस मैम। अरे जीरो एक मिनट गड़बड़ हो गया, इसको जीरो नहीं लिखेंगे। अल्फा टी टू द पावर टू इक्वल्स टू जीरो, तो ये नीचे है टी की पावर माइनस टू, ये जीरो नहीं, ये जीरो है बट इसको मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करते हैं, मतलब मैं कैसे दिखाऊं, हाँ देखो ऐसे सीखो, अल्फा टी स्क्वायर जीरो आना चाहिए, तो उसका मतलब अल्फा की यूनिट टी माइनस टू और ये टू टी टू होगा, तो माइनस टू और टू ऐड करके जीरो देंगे। समझ रहे हो क्या मेरी बात, समझ रहे हो क्या, हाँ या ना बेटा। हाँ, इधर अल्फा के डायमेंशंस जीरो नहीं आएंगे, अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा इज टी की पावर माइनस टू, तो ये इधर चला जाएगा तो अल्फा टी की पावर माइनस टू आ जाएगा। इससे इनटू नहीं करना है, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है क्या, इसकी कोई डायमेंशन है ही नहीं, नो डायमेंशन, इसके खुद के कोई डायमेंशन नहीं है। इधर आपने किसके इक्वल रखा है, ये समथिंग क्या है, दिस इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से अब इसको ये समझ में आ गया तो मैं रब करूंगी। बेटा आप खुद ही सोच के देखो ना, जब यहाँ पे कुछ भी डायमेंशन नहीं आ रहे, अगर इधर t की पावर 2 है तो अल्फा की पावर क्या होगी, अल्फा शुड बी t की पावर माइनस टू, तो ये तो माइनस टू और 2 को सॉल्व करोगे तो इधर ये दोनों LHS RHS के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, समझ रहे हो क्या बच्चों, क्लियर है। बढ़ूं आगे, कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझसे ही पूछना पड़ेगा, फिर से बताऊं, रितेश बताऊं, अभी ये वाला करेंगे उससे और शायद ज्यादा क्लियर होगा। चिराग और खुशी बेटा आप बताओ, बढ़ूं आगे, बताओ, हाँ ठीक है। अब ये देखो e की पावर ये माइनस एल्फा जेड के थीटा, वैसे तो हम अल्फा की पावर निकाल चुके हैं, बट ये अल्फा और बीटा चाहिए तो दूसरा क्वेश्चन आ गया ना, इसमें आपको एक मिनट को चेक करने दो, क्वेश्चन सही है ना, हाँ, तो पहले हम अल्फा और बीटा दोनों की पावर निकालेंगे, ये अल्फा अलग है ये बीटा अलग है, ठीक है बच्चों। तो फिर से
ऊपर जो भी है इट हैज नो यूनिट, जीरो की जगह आप लिख लो नो यूनिट, ठीक है। ये यहाँ पे जीरो नहीं है, इसकी कोई यूनिट ही नहीं है। 4 इज जस्ट अ नंबर, e की पावर 4, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये किसके इक्वल है, यूनिट लेस क्वांटिटी के इक्वल। अब अल्फा, z की यूनिट क्या होती है, l, k क्या है, k आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो उसकी यूनिट क्या होगी, m l2 t-2, और केल्विन है, केल्विन ही होती है, -1 ऊपर आ जाएगा। थीटा फिर से केल्विन में होता है, टेम्परेचर की यूनिट होती है, नो यूनिट। K से K कैंसिल आउट हो गया, एक L से L मारा जाएगा, तो बेटा अल्फा की यूनिट क्या आ जाएगी, इसको ऊपर ले जाओ, MLT-2। क्लियर है, बस इस पूरे को उठा के ऊपर लेके चली गई। थीटा का माइनस, हाँ थीटा, ऊपर वाले में थीटा माइनस है तो माइनस का साइन, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 और -1 जीरो हो गया, यहाँ नहीं ऊपर अपॉन में, तो माइनस थीटा और ब्रैकेट में माइनस थीटा, यहाँ पर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उसके है। नीचे और थोड़ा सा हम यहाँ पे आपने लिखा है ना माइनस थीटा अपॉन एल, माइनस थीटा अपॉन एल कहाँ लिखा है, ये अल्फा है, माइनस अल्फा, हाँ मैं ये तो देख रही क्या बोल रहे हो, तो इसका माइनस ये माइनस हटा दो, डायमेंशन फॉर्मूले में माइनस थोड़ा आता है, डायमेंशन तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का कोई साइन नहीं होता है। अल्फा की वैल्यू समझ में आ रही है कि बच्चों, मुझे बताना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, आपको डर तो नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या, हाँ जी चिराग, खुशी, यस मैम, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, हाँ मैम, वो अभी थोड़ा अल्फा, वो मतलब अल्फा की कोई वैल्यू नहीं है ना, नंबर नहीं है, तो उसकी वजह से समझ नहीं आ रहा है। ये चीज समझ में नहीं आ रही है, हाँ मैम, वो बट अब तो समझ आ रही है, मतलब पहले नहीं आ रही थी बट अब आ रही है, कोई यूनिट नहीं है इसलिए। इसमें समझ में नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा चिराग पूछ लो बेटा, अभी तो अपन कम है, हाँ पूछो। मैम इसमें अल्फा जो है मैम, अल्फा मतलब क्या है, मतलब कुछ वो चीज़ समझ आ रही है। अल्फा और बीटा कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, अल्फा एंड बीटा आर नॉट द जस्ट नंबर, दे रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, वो हमको नहीं पता है, तो उन्होंने कहा कि अल्फा और बीटा की डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अगर अब तुम अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला देखते हो ना, तो ये देखो फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt² ही तो होता है, mlt-2, ठीक है, समझ लो चला। यस मैम। हाँ, अब बीटा के निकाले, तुम लोग बोलोगे तो मैं बीटा पे आऊंगी, आ जाओ बीटा पे, खुशी हो गया बेटा, बीटा देखो, देखो डिम ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा, है ना, तो प्रेशर की क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, MLT-2 अपॉन L की पावर 2, अल्फा के डायमेंशन ये रहे, MLT-2 अपॉन बीटा, T-2 T-2 L तो B की कितनी आ गई, L की पावर 2, B की कितने आ गए, बीटा की L की पावर 2, बताओ क्लियर है, क्लियर है, हाँ अब आया चिराग, 100% क्लियर हो गया, 100% क्लियर करते हुए चलो, हमें आधा अधूरी चीजें नहीं रखनी है। तुम बोलोगे जब पूरा रफ करूंगी, हाँ find the dimension of a omega x k,
हाँ, अब देखो, जैसे e की पावर समथिंग की कोई यूनिट नहीं होती है बेटा, उसी तरीके से साइन थीटा, अंदर क्या है थीटा, बताया था ना, दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंगल एंड सॉलिड एंगल, दे हैव यूनिट रेडियन एंड स्टीरेडियन बट दे डू नॉट हैव डायमेंशन। तो ये तो डायमेंशनलेस है, तो मतलब ओमेगा टी इज इक्वल्स टू डायमेंशनलेस, है ना, ऐसे समझ लो डायमेंशनलेस, इधर कुछ भी नहीं है, डायमेंशनलेस है। तो अगर इस टी की कैपिटल है तो ओमेगा क्या होना चाहिए, t माइनस वन, देखो हितेश को आ गया है, तो ओमेगा शुड बी t माइनस वन। इसी तरीके से kx भी इक्वल्स टू क्या है, नो यूनिट, नो यूनिट, नो डायमेंशंस, यूनिट की जगह नो डायमेंशंस लिखो, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नो डायमेंशंस। ठीक है, तो k कितना होना चाहिए, k l, तो k की यूनिट क्या हो जाएगी, l माइनस वन। ठीक है, आ गया समझ में। अब a निकालना है बेटा, तुमको इसमें अगर कोई ये बता दे कि y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, a की यूनिट क्या हो जाएगी, l, a विल बी l। क्लियर है, क्लियर है। अब इस पे बेस तुमको एक शीट बना देंगे। हाँ, क्लियर है चिराग, चलो आओ रब कर दूं, कॉपी हो गया है खुशी, कॉपी हो गया है। रह जाए तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, रिवाइज करना हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना। अब है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो हम डायमेंशनल एनालिसिस मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमको एक इक्वेशन दे रखी है, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी सेम डायमेंशंस हैं या नहीं, जिनको हम ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज योर एनालिसिस। एनालिसिस की स्पेलिंग क्या होती है, एनालिसिस, दिस इज डायमेंशन। तो अब पहली डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो कितनी करेक्ट है, ठीक है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ऐसे तो सबसे पहले मैंने तुमको करवा दी थी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर, ठीक है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर। डिम ऑफ s अगर डिम ऑफ ut के बराबर है तो ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, डिम ऑफ s इज l, s क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ut, u इज इनिशियल वेलोसिटी, l t माइनस और t इज t, तो ये क्या आ गया, l और l बराबर आ गए, सही है बिल्कुल। अब डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल्स टू डिम ऑफ हाफ t स्क्वायर। बेटा हाफ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं है, तो इस तरह इसकी यूनिट हुई l, इसकी यूनिट कोई नहीं है, एक्सेलरेशन l t माइनस टू और t माइनस टू, फिर से l इक्वल्स टू सॉरी एल टी, ये कैंसिल आउट हो गया, एल इक्वल्स टू एल। तो आप डायमेंशन लगा लगा के आप चेक कर सकते हो कि गिवन जो क्वांटिटी है, गिवन जो इक्वेशन है, वो क्या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या। ये आपका हो जाए तो इसको आप ट्राई करना, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g, है ना, where L stand for, T stand for time period, L stand for length and G stand for acceleration, करो बच्चों, ठीक है।
दोनों तरफ की यूनिट्स को चेक करो, LHS RHS के बराबर आ रहा है क्या, करो। 2 पाई। हाँ 2 पाई। 2 पाई अगेन इट्स अ कांस्टेंट नंबर विच हैज नो डायमेंशंस, तो उसके लिए बॉदर नहीं करना है आपको। हो गया है? डायमेंशन ऑफ 2 पाई आगे डायमेंशन ऑफ पाई नहीं है। हाँ 2 पाई से 0 लेके डायमेंशन 2 पाई तो रखना ही नहीं है ना, जब भी कांस्टेंट होता है तो उसको तो लिखो ही नहीं, ठीक है, कांस्टेंट को आपको लिखना ही नहीं है। डायमेंशन ऑफ टी, पहले तो टी के डायमेंशन क्या हो गए, ये हो गए टी ओनली। अब डायमेंशन ऑफ रूट एल बाय जी, रूट एल के डायमेंशन एल टी है और जी के डायमेंशन एल टी माइनस टू, टी ऊपर चला जाएगा टी टू, रूट लोगे टी। आया समझ में, आया समझ में, क्लियर है क्या, क्लियर है? यस मैम। हाँ बेटा देखो, अब आपको मैं एक रिलेशन देती हूँ, H इक्वल्स टू S cos थीटा अपॉन R रो जी, ठीक है, ये हम सेकंड फिजिक्स की सेकंड बुक में ये पढ़ेंगे बेटा। S स्टैंड फॉर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, मैं आपको बता रही हूँ। S स्टैंड फॉर सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। रो स्टैंड फॉर डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। R स्टैंड फॉर रेडियस और G स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन और cos थीटा और H स्टैंड फॉर हाइट। अब आपको बताना है क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है बेटा। आप कैसे चेक करोगे, क्वेश्चन क्या आएगा, चेक करो वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो आप क्या करोगे, इसकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को रिजॉल्व करोगे और वो RHS हो जाएगा। अगर वो LHS के बराबर आ रहा है तो आप बोलोगे। आ रहा है समझ में? cos थीटा अगेन एक नंबर आता है, एक वैल्यू आती है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इट हैज नो डायमेंशन, ठीक है। तो भैया H तो हमको दिख रहा है L हो जाएगा डायमेंशन, तो सारा खेल तो RHS के अंदर है ना, सारा खेल किसमें, RHS के डायमेंशन में। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर सॉरी MLT माइनस 2 अपॉन L, ठीक है। होल अपॉन, वैसे तो L से L कैंसिल आउट हो गया, रेडियस L, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम L की पावर माइनस 3 और G M सॉरी M तो आएगा नहीं, LT माइनस 2 एक्सेलरेशन है ना, तो ये क्या आ जाएगा MT माइनस 2 अपॉन L इंटू M L की पावर माइनस 3 इंटू L इंटू T की पावर माइनस 2, T की पावर माइनस 2 T की पावर माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, M से M कैंसिल आउट हो गया, L और L की पावर 2 बन जाएगा, L की पावर 2 को माइनस 3 से सॉल्व करोगे तो L की पावर 1 अपॉन L की पावर माइनस 1 ऊपर आएगा L, हो गया, ठीक है। अभी मैं सब कर रही हूँ खुद ही क्योंकि मैं तुमको होमवर्क दूंगी, ठीक है। तो आप लोग तो सिर्फ देखते जाओ चीजें सही हो रही हैं। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ये जो ये मतलब इसकी डायमेंशन कोई होती है, डायमेंशन लेस है ना? हाँ बताई थी ये चीज तो, cos थीटा की इट हैज नो डायमेंशन, cos थीटा विल गिव यू अ वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना, है ना चला, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 की कोई यूनिट नहीं होती, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की इट हैज नो यूनिट,
तो उसको लिखो ही मत, ओके। ठीक है बेटा। चलो, हमारे टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें पहली एनालिसिस कर ली है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन क्या बताती है? चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन के लिए आप लिखोगे, आप कैसे चेक करते हो? डायमेंशन, अगर डायमेंशन ऑफ LHS डायमेंशन ऑफ RHS के बराबर आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे? हमारी इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। हाउ विल यू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन? डायमेंशन ऑफ LHS शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ LHS, RHS इक्वल्स टू LHS, ठीक है। डायमेंशन दोनों के बराबर आ गए तो इक्वेशन करेक्ट है। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। आज बहुत सारी चीज मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, हमको पढ़नी पड़ेगी, हमें अपना समय भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी जैसे क्लास चलेगी 15-20 मिनट अभी आराम से, और हमें एक ही लेक्चर में बहुत सारी चीज़ कवर करेंगे, जिससे कि मैं तुमको शीट दे दूँगी। हर एक जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके 5-5, 6-6 क्वेश्चन दे दूँगी, 15-20 क्वेश्चन की शीट हो जाएगी, तो आप अपने आप उनको सॉल्व करोगे। SL अरोरा रेफरेंस बुक अदर देन फिजिक्स आपको NCERT फिजिक्स के अलावा जो रेफरेंस बुक आपको परचेज करनी रहेगी या आप रेफरेंस बुक खरीद सकते हो वो है SL अरोरा। खाली NCERT से काम नहीं चलता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होते हैं, प्लस कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, ठीक है। तो प्लीज गो फॉर SL अरोरा, लिख लो। सेकेंड एप्लीकेशन देख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ जो हम पिछले लेक्चर में नहीं हो पाई। बेटा हम अभी जो कंसिडर करते हैं वो ऐसा सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जिसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई गई है, ठीक है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, यूनिवर्स इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और करंट है। ये आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, क्या शुरू से ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल था? क्या उससे पहले कोई और यूनिट नहीं आई थी? तो आंसर इज उससे पहले बहुत यूनिट आई थी, जैसे कि CGS, जैसे कि MKS और आपका एक और होता है FPS। इनके नाम पता होने चाहिए। CGS तो बहुत ज़रूरी है। CGS में C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम और S स्टैंड फॉर सेकेंड। MKS में M स्टैंड फॉर मीटर्स, मास में मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। बेटा ये FPS यूनिट है जो हमें बाहर देश से मिली है। इसमें F स्टैंड फॉर फूट। जिस समय पे ये FPS यूनिट दी गई थी उस समय पे ये ब्रिटिशर्स ने दी थी। उस समय पे उनका जो राजा था उस राजा के फूट को मेजर किया गया था। उस फूट के बराबर ये 1 फूट होता है, ठीक है। P स्टैंड फॉर पाउंड, P पाउंड के बराबर होता है और S स्टैंड फॉर सेकेंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं MKS में हमारे भी लेंथ मीटर में ही लेते हैं, किलोग्राम। MKS को अगर SI से कंपेयर करो तो मास kg में ही लेते हैं, SI में भी और इधर भी। टाइम सेकेंड्स में लेते हैं, इधर भी उधर भी। MKS और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में जो मेजर डिफरेंस है, हमने 7 फंडामेंटल यूनिट ले लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में, इसमें बस ये 3 ही थी, ये 3, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 फूट या फीट, इसको यूजुअली फूट की जगह फीट ही लिखते हैं, 1 फीट, 1 फीट। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस यू शुड नो बच्चों, क्लियर है? बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। इसके अंदर छोटी सी चीज आपको, हाँ, ये पता होना चाहिए। 1 फीट को 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डैश, और ये 1 डैश 12 इंच के बराबर होता है, ठीक है। ये भाई पूछते हैं। और 1 इंच में 2.54 अप्रोक्सीमेटली
सेंटीमीटर्स होते हैं। ये सब लिख लो, ठीक है। 1 फुट या 1 फीट आप इंचेस में हाइट लेते हो या कमर नापते हो, सेंटीमीटर में भी, ठीक है। तो आपने देखा होगा, जैसे ये बहुत ही कॉमन 1.5 फुटिया ऐसे बोलते हैं ना, किसी लड़ाई करते तू क्या लड़ेगा, तू 1.5 फुटिया है। तो 1.5 फुटिया, कैन यू कन्वर्ट दैट 1.5 फुटिया इनटू सेंटीमीटर? कर सकते हो बच्चों? उस 1.5 फुटिया को सेंटीमीटर में 1.5 फीट, 1.5 फुटिया बोलते हैं ना, फुटिया तो ऐसे बिगड़ा हुआ टर्म है। तो 3/2 12 इंचेस और 1 इंच में इसको हम अप्रोक्सीमेटली 2.5 ही ले लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया, ये 6 पे गया, 6 3 6 18, 18 और 2 5 को करोगे तो ये आ गया 9 और ये 6 और ये 3, तो 0 5 4, तो इसको पॉइंट लगा दो 45, ठीक है। 1.5 फुटिया इज 45 सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्जन्स प्लीज याद रखेंगे, ठीक है। 12 इंच को 12 डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। आपका जो एक स्केल होता है ना, आप जो स्केल यूज करते हो कंपास में, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर जो स्केल आता है छोटा सा, उस स्केल में एक तरफ तो सेंटीमीटर्स में होती है ना, एक तरफ सेंटीमीटर्स में होती है, और एक तरफ ये पूरा जो स्केल होता है ना वो 6 इंच का होता है, 6 इंच का, 6 इंच डबल डैश, ठीक है। तो याद भाई, एक स्केल से बेटर तो मुझे तो ये कैलकुलेशन इजी लगती है याद करनी, और आप इसको राउंड ऑफ करके 2.5 याद रख सकते हो। 1 फीट के अंदर 12 इंच, 1 इंच 2.54 के बराबर होता है। बेटा जो पी पाउंड होता है ना, जब जब बच्चा पैदा होता है तो यूजुअली डॉक्टर जो उनका वेट बताते हैं वो पाउंड में बताते हैं। केजी में ऐसे तो 3 किलो का बच्चा बोल देते, बट हाँ अगर आप बाहर आउट ऑफ इंडिया जाओगे, मोस्टली इनफैक्ट बॉम्बे और कहीं और भी जाओगे तो बच्चा पाउंड में बताते हैं। तो 1 पाउंड का बच्चा, 1 पाउंड का बच्चा तो कोई भी नहीं होता है, नहीं तो वो अंडर वेट ही हो गया बहुत ज़्यादा। दैट इज 0.5495 ग्राम्स, मतलब पॉइंट हटा दो, 495 ग्राम्स, मतलब 500 ग्राम में कुछ नंबर्स कम होते हैं। 500 ग्राम आधा किलो होता है। तो हम जब इंडियंस बात करते हैं, अगर आप 6 पाउंड का बच्चा बोल रहे हो तो बेसिकली 3 किलो का बच्चा है। तो ऑन एन एवरेज जो इंडियन वेट्स होते हैं छोटे बच्चों का, वो 2.5 से 3 किलो का बच्चा पैदा होता है। तो 5 से 6 पाउंड का बच्चा होता है। और आई एम सॉरी, इसको पाउंड नहीं बोलते, इसको पौंड बोलते हैं, ठीक है। 6 पाउंड का बच्चा, पाउंड तो करेंसी होती है, इनका स्पेलिंग सेम ही है, बट इट इज पॉन्ड, ठीक है। बढ़े आगे। और पॉन्ड पाउंड पता नहीं, पाउंड ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, स्पेलिंग POUND है तो पाउंड ही बनेगा, POND पाउंड होता है। वैसे इंग्लिश में कुछ भी हो सकता है, GO गो, DO डू, तो ठीक है। बस आपको तो नंबर्स याद रखने, 1 पाउंड, 1 पाउंड का बच्चा किसके बराबर? बच्चा नहीं होता है भैया, वो बच्चा पेट में ही होता है, आधा किलो का बच्चा, बाहर नहीं आएगा, बाहर आएगा तो सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो आओ, क्लियर। चलिए, तो हम आपको क्या बताए थे, कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट चालू करने से पहले मैं तुमको डिफरेंट यूनिट तो बताती, तो ही तो तुम कन्वर्जन करते। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट अगर हमको सीखना है तो हमको डिफरेंट यूनिट्स पता होनी चाहिए। चलो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हम क्या बोलते हैं, N1 U1 is equals to N2 U2, where N1 and N2 are numerical values, न्यूमेरिकल वैल्यूज, नंबर बोल लो, न्यूमेरिकल वैल्यूज। और U1 U2 यूनिट्स हैं, ये भी यूनिट है बेटा और ये भी यूनिट है, बट अलग अलग सिस्टम में। जैसे कि सिंपल एग्जांपल से समझो, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो ये हो गया N1, ये हो गया U1, ये हो गया N2, ये हो गया, यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो।
मैम डन। समझ में आ रहा है? जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कन्वर्ट फोर्स इनटू डायन। 1 न्यूटन फोर्स कन्वर्ट, क्या क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। अरे भाई डायन क्या होता है, ये वो वाली डायन नहीं है, ये सीजीएस यूनिट में फोर्स की यूनिट, सीजीएस समझ में आ गया ना, सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स में फोर्स की यूनिट डायन लेते हैं, ठीक है, DYN। चलो देखते हैं। सो N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। यहाँ पे लिख लीजिए N1 और यहाँ पे हम लिखेंगे U1। U1 में हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे ख्याल से अब तक तो याद हो चुका होगा, तो इधर लिख लो M1 L1 T1 -2, ठीक है। यहाँ पे N2 आप किस में ले रहे हो, N2 हम ले रहे हैं, न्यूटन की बात कर रहे हैं, तो M2, वैसे ये अलग अलग लिखते हैं इसे, इस केस में M2 L2 T2। इनफैक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, रुको, ऐसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, हम ऐसे लिखते, दिक्कत नहीं है कुछ, ठीक है। चलो समझो एक बार, सीजीएस में अभी मैंने तुमको बताया, सीजीएस में C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर्स, ठीक है। N1 मास किस में होता है, ग्राम, 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर तो 1 सेकेंड ही होता है, की पावर -2। इधर आ जाओ, -2 बाहर ले जाए। न्यूटन ऐसे यूनिट में मास होता है बच्चे केजी, 1 केजी। ये होता है लेंथ 1 मीटर, ये तो भैया सेकेंड्स में ही होता है। इस पूरी यूनिट को इसके नीचे उतार लो, तो N1 इज इक्वल्स टू 1 kg के नीचे आ जाएगा 1 ग्राम, पहले समझो फिर लिखना, 1 मीटर के नीचे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड के नीचे आ जाएगा 1 सेकेंड। भैया ये तो गया, 1 kg को आप 1000 ग्राम लिख लोगे, और ये ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। 1 मीटर को आप 100 मीटर सेंटीमीटर लिख लोगे, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो 10 की पावर 5 N1 की वैल्यू आ गई है। और ये क्या है, सीजीएस में फोर्स को बोलते हैं डाइन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। अब आप तसल्ली से लिखो, अब मैं बैठ रही हूँ, अब तुम लिखो, हाँ, तसल्ली से लिखो, अब राइट इट डाउन। आराम से लिखो आप लोग। हो गया, समझ में आएगा चिराग? डाउट हो तो मैं ही बताऊंगी, है ना? आ गया 100%? यस मैम। पक्का?
मैम वो न्यूमेरिकल करेंगे तब तो पता नहीं अब क्या हुआ, बट अभी के लिए काफी है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बोल रहे हो बेटा? हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका तब पता नहीं क्या होगा, मतलब अभी तक अभी तो आ गया है। ये न्यूमेरिकल ही है। जब ऐसे बोलो कि मैम जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो क्या होगा, अभी तक का तो आ गया। अभी तक तो आ गया, बट जब हम करेंगे हाँ, जब हम न्यूमेरिकल, क्योंकि है तो ये न्यूमेरिकल ही मैम, अभी तो आप कर रहे हो तो अभी तो समझ में आ गया, बट हम करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खुशी आपको आ रहा है बेटा? द वैल्यू ऑफ जी दे रखा है, सुना है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये जी का फॉर्मूला है। फाइंड, ये ऐसा यूनिट में होता है, ये ऐसा यूनिट है। तो क्वेश्चन यही है, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस। बच्चे इस बार क्या है, हमारे पास आगे न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लो, डायमेंशन में कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट कर ले। चलो आओ, न्यूटन एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर एम स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो आने लग गया ना आप लोगों को भी, है ना? हाँ, तो m माइनस 1 एल 3 t माइनस 2, यही बन रहा है फॉर्मूला। बढ़े आगे, चले चलो, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। n1 हमें पता नहीं, और ये कितना लेना है, m माइनस 1 एल 3 t माइनस 2 सीजीएस में। n2 है 6.67 और इधर ये 1 1 1 लगा देना है। m2 माइनस 1 l2 की पावर 3 और t2 की पावर माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन आज खुद को लगाने ही पड़ेंगे, इतनी सारी चीजें सीख रहे हो, जब तक खुद नहीं करोगे तुम्हें स्टेप्स ही अभी तो याद नहीं है ना? सामने क्वेश्चन आ जाएगा, अगर स्टेप्स याद होंगे तो ही तो कर पाओगे। तो 6.67, हाँ जी, अब आ जाओ, m2 अपॉन m1 माइनस 1, l2 अपॉन l1 3, t2 माइनस t2 अपॉन t1 माइनस 2। 6.67 मास, ऊपर वाला कौन सा चल रहा है, कौन सा चल रहा है, एसआई यूनिट चल रहा है ना? तो मास ऊपर है केजी में, ग्राम में, लेंथ है मीटर में, सेंटीमीटर में, टाइम तो सेकंड है, टाइम तो लिखो नहीं लिखो बराबर सी बात है, ये तो उड़ गया। अब क्या आएगा, 6.67 इंटू 1000 ग्राम और 1 ग्राम माइनस 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 3। 6.67 रेसिप्रोकेट कर दो, 1 अपॉन 1000 नीचे, ये तो 1 2 3 4 5 6 3 बार है ना, तो ये 3 तो कैंसिल आउट हो गए, है ना? अरे इधर मैं वैल्यू अधूरी लिखी है, 10 की पावर माइनस 11 भी है ना? प्लीज बच्चों लिख लेना, 10 की पावर, पूरे क्वेश्चन में 10 की पावर माइनस 11 भी, पूरी वैल्यू तो क्या होती है, अरे मैंने वैल्यू खाई गई क्या, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, वैल्यू क्या होती है बेटा, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ, और ये 10 की पावर 3, तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन का हो जाएगा डाइन, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ग्राम केजी का ग्राम। अब जरा लिखो जरा, हाँ, लिखना बेटा। तुम लोग लिखो, मैं आ रही हूँ। लिखो जरा,
1 लाख। लिख लिया? लिख लिया क्या चिराग, खुशी बेटा? हाँ बोला वो। हाँ खुशी हो गया, बढ़े आगे। हाँ ज़्यादा पढ़ा रही हूँ मुझे पता है, और कोशिश करके एक संडे हम हमेशा क्लास रखा करेंगे, है ना? एक संडे क्लास रखेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज using dimensional analysis को यूज करके क्या निकालना है हमको? रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या है भाई? देखो जरा, बताएं तुम्हें। आखिरी टॉपिक रखेंगे आज का, ठीक है? फोर्स ऑन पार्टिकल। अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है F ऑन पार्टिकल, किस पर डिपेंडेंट होता है? इन्होंने बोला मास ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन विद विच द पार्टिकल इज मूविंग। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ये फोर्स M और A पे कैसे डिपेंडेंट है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। क्या मतलब है? अगर फोर्स डायरेक्टली डिपेंडेंट है M की पावर X, नहीं हमें नहीं पता ना कैसे डिपेंडेंट है, X M की पावर X हो, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर Y, दोनों को एक साथ लिखोगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M की पावर X A की पावर Y, इक्वेट करोगे कांस्टेंट आएगा X की पावर M की पावर X A की पावर Y। बेटा कांस्टेंट इज अ नंबर व्हिच डजंट हैव एनी यूनिट, तो हमारी यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो ओमिट दैट, भूल जाओ उसको। F का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो MLT-2। ठीक है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m⁻x, A का डायमेंशन फॉर्मूला LT-2 अपॉन की पावर y। हमने ये पढ़ा है अगर ये फोर्स मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंट है तो इन दोनों की डायमेंशन फॉर्मूलाज इक्वल होने चाहिए। तो इधर m की पावर है 1, मतलब व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स को आप इक्वेट कर देते हो, तो m और n की पावर क्या है? x इक्वल्स टू 1। इधर l और l की पावर क्या है? 1 इक्वल्स टू y, और अगर t से भी करोगे तो -2 इक्वल्स टू -2y, तो x और y 1 1 आ गया। हमको यही फॉर्मूला पता है, f इज इक्वल्स टू ma, मतलब इधर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 है। तुम्हें एक बात बताती हूँ बेटा, इस तरीके से कंपेयर करके जो आप फॉर्मूला बनाते हो ना, उसका जो मेजर ड्रॉबैक है ना वो यही है, इधर कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं पता लगेगी आपको। कांस्टेंट हर बार थोड़ा ना 1 होता है। आपके अभी एक फॉर्मूला मैंने लिखा था t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी,
ठीक है, ये पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, इसमें ये 2 पाई कांस्टेंट है। अगर आप x l और g अभी हम करके भी दिखाएंगे तुमको, इन दोनों के ये पावर्स निकालोगे, टाइम से रिलेशनशिप निकालोगे, तो ये कांस्टेंट 2 पाई नहीं पता लगेगा। तो इट विल गिव यू द रिलेशन बट इट विल नॉट गिव यू द एक्यूरेट रिलेशन। समझ रहे हो, एक्यूरेसी की बात समझ में आ रही है? यस, खुशी रह गई, चिराग की छूट गई मीटिंग लगता है। खुशी, ये बात समझ में आ रही है कि एक्यूरेसी की? अभी एक क्वेश्चन करा देती हूँ ऐसे, ये कॉपी करो, हाँ ये कॉपी करो।